हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीताराम आईएएस यूट्यूब चैनल अगेन। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस का, जो है आपका इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। तो आपको बेसिक सी टर्म मालूम है कि इंडिया यूएन डेवलपमेंट कोऑपरेशन कैसे चलता है, यूएन की संस्थाएं कैसे वर्क करती हैं, इंडिया की पार्टनरशिप क्या होती है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज में। तो ऐसे ही जो साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करते हैं, साउथ साउथ कोलेब्रेशन की बात करते हैं। और यहाँ पे साउथ साउथ का मतलब आप जानते हैं, साउथ साउथ का मतलब है कि जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन, उनका एक कोलोब्रेशन, उनका एक कोऑपरेशन, उसको बोलते हैं साउथ साउथ कोलोब्रेशन। ठीक है। तो ये एक डेडिकेटेड फैसिलिटी है जो 2017 में बनाई गई, UNFCCC, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये डेडिकेटेड फैसिलिटी है, UNDF जिसे हम कहते हैं, यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। ठीक है। इंडिया ने कमिट किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने कमिट किया है $150 मिलियन नेक्स्ट 10 ईयर में, मतलब 2017 से लेकर 2027 तक आपको ये पार्टनरशिप रखनी है यूएन फंड में इंडिया की तरफ से। और ये मैनेज किया जाता है UNOSSC, ये है आपका यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। और ये इंप्लीमेंट किया जाएगा विद कोलैबोरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम। तो ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन हुआ। आपको फिर ये भी मालूम होना चाहिए कि पार्टनरशिप जो फंड है ये, इसका काम क्या होगा। तो इस फंड की एक सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए इसके डिस्ट्रीब्यूशन में, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये वर्क करना चाहिए, कोई कंडीशनलिटी पर्टिकुलर नहीं होनी चाहिए, स्प्रिट होनी चाहिए कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें कॉपरेशन हो, एक ट्रायंगुलर कॉपरेशन कह सकते हैं, साउथ साउथ कॉपरेशन कह सकते हैं। इसके साथ में आपका म्यूचुअल बेनिफिट बहुत जरूरी टर्म है, और जिसमें पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए। इसके साथ में लोकल कैपेसिटी को मजबूत करने की बात हो, SDGs को अचीव करने की बात हो, या फिर आपका नेशनल ऑनरशिप एंड लीडरशिप अचीव करने की बात हो, उसमें ये यूएन आपका जो फंड है ये हेल्प करेगा। इसके साथ में यूनाइटेड नेशन सिस्टम पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप बनाए रखने में, कंट्रीज़ के बीच में कोलोब्रेशन बनाए रखने में भी हेल्प करेगा। UNGA ने, जो आपका UNOSSC है, इसको तो 1974 में बनाया, और आपका जो ये पर्टिकुलर फंड है UNDF, इसको 2017 से बनाया गया, लागू किया गया। तो इसकी यदि हम बात करें तो ये सपोर्ट करेगा हमारे साउदर्न ओन्ड, साउथ जो कंट्रीज, सदर्न कंट्रीज है, जो सदर्न हेमिस्फीयर उसकी कंट्रीज से, उन्हीं को द्वारा इसको लीड किया जाएगा, डिमांड ड्रिवन होगा। तो आप ये टर्म याद रख लें कि कौन इसको सदर्न ओन्ड होगा, ये वही उनको लीड करेंगे, डिमांड ड्रिवन होगा। ठीक है, DD से इसको याद रखें। साथ में ट्रांसफॉर्मेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो TSD आपके प्रोजेक्ट्स होंगे। डेवलपिंग वर्ल्ड में इन प्रोजेक्ट्स को करने के लिए सपोर्ट करेगा ये फंड। साथ में इसका फोकस भी होगा, आपका लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, उनको भी ये फंड हेल्प करेगा। इसके साथ में एक नोटेबल एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, यदि नोटेबल एग्जाम्पल के फॉर्म में इसकी बात करें, तो देख सकते हैं कि ये साउथ साउथ कोऑपरेशन का एक सिस्टम की तरह वर्क करेगा। एक एग्जांपल होगा जिसका 42% जो आपका पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोजेक्ट का, वो 42% जो प्रोजेक्ट होंगे वो आपके लैटिन अमेरिका और कैरिबियन कंट्री से रिलेटेड होंगे। 23% प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन अफ्रीका से रिलेटेड होगा, जबकि 32% आपका एशियन पैसिफिक कंट्री से रिलेटेड होगा, उनके लिए होगा। साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करें तो साउथ साउथ कोऑपरेशन का मतलब ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, या जिसे हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, उसमें टेक्निकल कोऑपरेशन यदि डेवलपिंग कंट्रीज में हो रहा है, तो इस तरह की कोऑपरेशन को बोलेंगे हम साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो यू मस्ट रिमेंबर कि इफ़ वी डिस्कस अबाउट द साउथ साउथ कोऑपरेशन, देन दिस इज द थिंग विच इज रिलेटेड टू टेक्निकल कोऑपरेशन। यदि हम टेक्निकल कोऑपरेशन कर रहे हैं तो वो हम साउथ साउथ कोऑपरेशन उसका नाम देते हैं डिस्कशन में। और ऑपरेशनली यदि ये काम करता है तो एक ऐसी प्रोसेस है वेयर बाय 2 और मोर डेवलपिंग कंट्रीज परस्यू करती हैं उनकी जो इंडिविजुअल या शेयर्ड नेशनल कैपेसिटी है, और उससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव करने के लिए। तो ये ऑपरेशनलिटी इसकी होती है, ऑपरेशनली ऐसे वर्क करता है। अडोप्शन कैसे हुआ इसका, तो आपका ये BAPA नाम से था, ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन था, उसके थ्रू इसको इंप्लीमेंट किया गया, टेक्निकल कोऑपरेशन को अमंग डेवलपिंग कंट्रीज़ में। 138 मेंबर थे, इन्होंने इसको ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में। और जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, मोस्टली जो साउथ ऑफ द हेमिस्फीयर में है, उनका ये एक ग्रुप है, एस्टेब्लिश किया गया फर्स्ट टाइम एज ए फ्रेमवर्क फॉर दिस टाइप ऑफ कॉपरेशन। बेसिक प्रिंसिपल आपको मालूम होना चाहिए कंट्रीज़ के बीच में कॉपरेशन के लिए क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि यदि कॉपरेशन कर रहे हैं तो यू मस्ट रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी ऑफ पर्टिकुलर कंट्री जो हमारे साथ में वर्क करेगी, हमारे साथ में कोलैबोरेट करेगी। इसके साथ में नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर एंड इक्वलिटी ऑफ राइट्स, ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी कॉपरेशन के प्रिंसिपल्स के फॉर्म में जानी जाती हैं।
तो अदर यदि कॉपरेशन के साथ में बात करें तो अब साउथ साउथ यदि हम डिस्कस कर रहे हैं तो देयर शुड बी अनदर टाइप ऑफ कॉपरेशन दैट इज कॉल्ड नॉर्थ साउथ कॉपरेशन, जहाँ पे नदर्न कंट्रीज, नॉर्थ साउथ का मतलब है नॉर्थ वाले जो होंगे आपके वो फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल हेल्प करेंगे, और जो साउथ वाले हैं उनके पास में लेबर होगा, उनके पास में स्किल्स होंगी, तो उससे वो हेल्प करेंगे और दोनों मिल के डेवलपमेंट की फील्ड में काम करेंगे। और ये डिजास्टर मैनेजमेंट में भी, डिजास्टर्स में भी हेल्प करते हैं डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, ठीक है। तो पर्टिकुलर यहाँ पे वर्ड देख लीजिए आप, जब एक डेवलप्ड कंट्री सपोर्ट करती है इकोनॉमिकली और अदर किसी तरीके से, जैसे रिसोर्सेज है या फिर कोई और चीज़ है उसके थ्रू, यदि नेशनल डिजास्टर और ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस होते हैं उनके टाइम पे फाइनेंशियल सहायता यदि करती हैं, तो इस तरह की कॉपरेशन को हम नॉर्थ साउथ कॉपरेशन कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ में एक और कॉपरेशन होता है जिसको बोलते हैं ट्रायंगुलर कॉपरेशन। ट्रायंगुलर मतलब है कि दो कंट्रीज आपकी साउथ हेमिस्फीयर से हो और एक आपकी नॉर्थ से हो, और नॉर्थ की यदि कंट्री नहीं है तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, तो इस तरह की कॉपरेशन को हम कहते हैं ट्रायंगुलर कॉपरेशन। तो ये कुछ जानने लायक चीज़ें थी जो आपको पता चल गई होंगी। हर्डल्स आपको देखिए साउथ साउथ कॉपरेशन में सीधा सीधा देखिए, डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग, दूसरी भी डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, इनके बीच में यदि कॉपरेशन की बात होगी तो समस्या सबसे बड़ी कहाँ है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि साउथ साउथ कॉपरेशन जो हो रहा है, यदि उसमें कोई अदर जो डोमिनेंट कंट्री है, तो डोमिनेंट कंट्री का वहाँ पे चैलेंज बहुत बड़ा बना रहता है। जैसे चाइना है, अभी डेवलपिंग कंट्री है तो वो भी ग्लोबल साउथ में इंक्लूड होता है, तो उसका डोमिनेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा डेवलप्ड कंट्री है, उनका डोमिनेंस भी साउथ में देखने को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जो साउथ, आप कह रहे हैं कि साउथ साउथ कॉपरेशन की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ का भी तो कोलोब्रेशन होता है इंडिविजुअली, वन टू वन, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। साथ में जो आपकी डेफिनेशन जो है साउथ साउथ कॉपरेशन की, उसकी जो यूनानिमिटी जो है उनकी, उसमें भी कमी है, एक रूपता उसमें नहीं है। नॉर्थ ओरिएंटेड माइंडसेट रहता है कंट्रीज़ का, ट्रेडिशनल वर्टिकल लिंक होते हैं उनके, और म्यूचुअल सस्पिशन भी होता है, राइवलरीज भी होती हैं, और बड़े छोटे जो स्टेट होते हैं वो आपस में लगे रहते हैं कि मुझे ज़्यादा डेवलपमेंट करना है, तो वो अपने अलग अलग तरह से आपकी फॉरेन पॉलिसीज़ बनाते हैं, उन्हीं को इम्प्लीमेंट करते हैं। सपोर्ट की भी कमी रहती है और एक्सपीरियंस की भी बहुत ज़्यादा कमी रहती है। ऐसे चैलेंजेस, ऐसे हर्डल्स देखने को मिलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के म्यूचुअल कॉपरेशन में। तो इसका कंक्लूजन हम यही कहेंगे कि एक स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ पे फोकस होना चाहिए, जहाँ पे मल्टीप्लायर और कैटेलिटिक आपका इफेक्ट हो, मतलब आपकी चीज़ें बढ़ती जाएँ, लगातार बढ़ती जाएँ, प्रोग्रेस हो, इकॉनमी की ग्रोथ हो, कंट्री की डेवलपमेंट हो, वहाँ के लोगों की लाइफ का, तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशनलिज्म होना चाहिए, प्रमोट हो, जिससे कि आपका साउथ साउथ मैकेनिज्म जो है उसमें आपके रिप्रेजेंटेटिव जो मेंबर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो कंट्रीज़ हैं, वो आपस में आके मिलें, एक मैकेनिज्म क्रिएट करें और एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म करें। जैसे कि G77 चैप्टर्स नाम से एक बना था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी एक कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो की तरह काम किया, G15 भी बना, ओपेक भी कंट्रीज ऐसे ही काम करते हैं, ये साथ में मिलकर काम करते हैं, लर्न करते हैं और एक्सपीरियंसेस भी गेन करते हैं और कॉमन एक्टिविटीज़ को लीड करते हैं। दूसरी चीज़ में एक चीज़ ये है कि रिपोर्ट भी पब्लिश होनी चाहिए डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की, ऐसे स्टेट्स की, ताकि साउथ साउथ कॉपरेशन की जब बात दोबारा से हो, किसी फोरम पे इनकी डिस्कशन चले, तो वहाँ पे आपका पॉलिसी मेकिंग के लिए एक इसेंशियल टूल की तरह ये रिपोर्ट्स काम कर सके और एक्शंस भी उसमें लिए जा सके। तो ये हमारा फंड हुआ UNDF, ठीक है। इसमें इंडिया का रोल क्या है आपको बताया, $150 मिलियन 10 ईयर में यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है, और ये आपका कहलाएगा UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। इसको आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ की पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड इवेंट हो, या फिर आपका जैसे पर्टिकुलर, जैसे आपका था ऑकस था, ठीक है, तो इसमें इंडिया नहीं था, लेकिन जब बात करें क्वाड की, तो क्वाड में हम बता सकते हैं कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं और हम डेवलप्ड कंट्री से मदद ले रहे हैं, तो हम साउथ साउथ कॉपरेशन से कैसे अलग है, मतलब हमने अब नॉर्थ साउथ कॉपरेशन किया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, US है, उनसे मदद ली है, तो ये कंपेरेटिव यदि स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यदि हम किसी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में ग्रुप बनाया होता, जैसे कि आसियान बनाया होता, जैसे कि आपका ब्रिक्स बनाया होता, तो ऐसी कंट्रीज़ की बजाय हम यदि क्वाड बनाए तो इसका डिफरेंस क्या होगा। तो ये चीज़ हुई आपकी इस फंड से रिलेटेड। और यदि बात करें तो कुछ शॉर्ट न्यूज़ हैं जो अब कंप्लीट कर लेते हैं। एक होता है फ्रेंड सोरिंग। फ्रेंड सोरिंग का मतलब ये है कि US में आपको पता है कि रिसेशन चल रहा है एक तरीके से, तो वहाँ पे US ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है उसने कहा है, एक टर्म बताई है फ्रेंड सोरिंग। इसका मतलब है कि आप किसी, कोई रिवर है, जैसे कोई सी है या ओशन है, तो इसके तट पे आके जब आप लगते हैं ना, तो तट पे आगे इसका मतलब कोस्ट पे आगे, इसका मतलब आप अब डूबेंगे नहीं, आप वहाँ पे बच जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी जगह को बोलते हैं शोर, और इसकी आने को, यहाँ आने को बोलते हैं शोरिंग। अब ये हो सकता है आपका ऑफशोर हो सकता है, और इनशोर हो सकता है, जिसको बोलते हैं रीशोर भी बोलते हैं, ठीक है, ऐसी टर्म है।
इनको अब इकोनॉमी की टर्म में ही बोलेंगे, बाकी ऑफशोर और आपका इनशोर जो होता है ये आपकी जोग्राफिकल टर्म हुई। तो यहाँ पे देखते हैं कि फ्रेंड शोरिंग का मतलब ये है कि अपने ऐसा ग्रुप बनाओ कंट्रीज का जो प्रोडक्शन में, जो मैन्युफैक्चरिंग जो है, सप्लाई चेन जो है उसमें हेल्प कर सके। क्योंकि यूएस ने अभी चाइना के साथ में ट्रेड वॉर देख लिया, कोविड-19 पेंडेमिक का इम्पैक्ट देख लिया, और रशिया का जो इन्वेजन हुआ यूक्रेन पे उसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन में जो हर्डल्स आ रही हैं वो उसका इम्पैक्ट भी देख लिया। और अब वहाँ पे रशिया की वजह से, काफ़ी और अदर रीजन्स की वजह से अमेरिका में, यूएस में आपको रिसेशन देखने को उनकी इकोनॉमी में मिल रहा है। तो यहाँ पे यदि इनका कहना है, आइडिया है कि यदि एक कंट्रीज का ग्रुप बनाया जाए शेयर जिसकी वैल्यूज हो, जो डिप्लॉय करे कुछ पॉलिसीज को कंपनीज को इनकरेज करने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने में, ठीक है, तो ऐसी पॉलिसीज बनाएं, ऐसे ग्रुप्स बनाएं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम कर सकती है, ग्रीन एनर्जी में काम कर सकती है, टेली कम्युनिकेशन हो चाहे मिनरल इंडस्ट्री हो, ऐसे फील्ड्स में, ये इन सेक्टर्स में ये कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकती हैं और ये कंट्रीज उससे हेल्प ले सकती है। तो इससे क्या होगा, जैसे आपका चाइना है, चाइना आपका सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है उसमें पूरा कंप्लीटली डोमिनेट करता है, मेनली चाइना ही काम करता है। और अदर जो सप्लाई चेन उसमें भी चाइना का रोल बहुत ज़्यादा है। फूड ग्रेन में आपका रशिया का रोल बहुत है। टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी सारी चीज़ों में अलग अलग कंट्रीज डोमिनेंस रखती हैं। तो इससे आपका जो डोमिनेंस है, अनफेयरली लीवरेजिंग मार्केट पोजीशन जैसी कंडीशन होती है, उसको रोकने में मदद मिलेगी, ग्लोबल सप्लाई चेन की डाइवर्सिफाई करने में हेल्प होगी। और जो आपके एक्सटर्नल शॉक्स जो होते हैं, वॉर हो, फेमाइन की वजह से हो, पॉलिटिकल चेंज होते हैं, पॉलिटिकल टर्मोइल होते हैं, और अगला यदि कोई पेंडेमिक आता है तो ऐसी वजह से कोई और चैलेंजेस होते हैं, तो उनके लिए मोर रिजिलियंट आपका सिस्टम बन सके, बिजनेसेस काम कर सके, इसलिए ग्लोबल सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने में फ्रेंड शोरिंग भी काम आती है। लेकिन इसके कंसर्न क्या है कि अब इससे ग्लोबलाइजेशन की जगह एक डी ग्लोबलाइजेशन होगा, मतलब एक पर्टिकुलर कंट्रीज का ग्रुप बन जाएगा, तो वो ग्लोबलाइजेशन हुआ ही नहीं ना। तो उसमें चैलेंजेस यहाँ से देखने को मिलेगा। तो पुअर कंट्रीज इससे बाहर रह जाएंगी, क्योंकि अब जो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसी का कोई दोस्त बनना चाहेगा, उसी की मदद करना चाहेगा। तो ये इसमें चैलेंज है सबसे बड़ा। और टर्म की बात करें, ऑफशोरिंग मैंने आपको बताया, शोर से दूर मतलब दूसरी कंट्री में, अपनी कंट्री में यदि लेबर हाई कॉस्ट वाला है तो दूसरी कंट्री में जहाँ पे लेबर चीप है, सस्ता है, वहाँ पे यदि मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट करें तो इसको बोलते हैं ऑफशोरिंग। अगला है रीशोरिंग। रीशोरिंग मतलब कंपनीज खुद की कंट्री में वापस आ रही है, अपने जो दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया था उसको वापस ला रही है, इसको बोलते हैं रीशोरिंग। तो ये चीज़ हुआ आपका। एक है आपका चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम। अब इसको याद रखना, ये चाइना इंडिया नहीं है, ये है चाइना इंडियन ओशन रीजन, चाइना IOR फोरम है ये। इसमें ध्यान रखना, इंडियन ओशन से रिलेटेड जितनी भी कंट्री हैं, हम इंडिया के पास में, इंडिया की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनको सबको शामिल किया गया इसमें चाइना ने, बस इंडिया को शामिल नहीं किया है। और वो भी किस लिए किया है, ये फोरम बनाया है ताकि 19 जो कंट्रीज हैं इस रीजन की, उनको साथ में लाया जा सके, सिर्फ इंडिया को छोड़ के, ताकि यदि मरीन डिजास्टर यदि कोई होती है उसको प्रिवेंट किया जा सके और मिटिगेशन में कॉपरेशन किया जा सके, ऐसा मैकेनिज्म के थ्रू। इसलिए चाइना ने इन कंट्रीज के साथ में आपका ये फॉरम बनाया है। तो आप ये देखिए कितनी बड़ी स्ट्रेटजी बनाई है कि इंडियन ओशन रीजन की जितनी भी कंट्रीज है, हमारे इंडिया के नेबरिंग जितने भी कंट्रीज, उनको सबको मिला के एक फॉरम बनाया, और इससे वो आपकी मरीन डिजास्टर जो है उनको रोकने में उनकी हेल्प करेगा। इस तरह का कुछ फॉरम उन्होंने बनाया है। अब देखते हैं इंडिया इसका काउंटर में क्या लाता है। तो इससे आपका, इसमें ऑर्गेनाइज किसने किया इसको, चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी, आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। एक आपका नेक्स्ट यूज है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, IPRD 2022 फोर्थ एडिशन इसका हुआ। अपेक्स लेवल इंटरनेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस है इंडियन नेवी की, जिसमें आपका नेवी की एंगेजमेंट देखने को मिलती है एक स्ट्रेटजिक लेवल पे। इससे क्या है कि आपके आइडियाज़ है उनको एक्सचेंज करने में हेल्प मिलती है, वो एक्सचेंज होते हैं और आगे आइडियाज़ नए आते हैं, उसमें डेलिब्रेशन जो है वो प्रमोट होता है। और रीजनली जो अपने मैरीटाइम इश्यूज़ है, जो रिलीवेंट हमारे मैरीटाइम इश्यूज़ हैं जो अपने इंडियन ओशन रीजन में देखने को मिलते हैं, उसमें आइडियाज़ हैं, उनमें डिस्कशंस हैं, उनको यहाँ पे शेयर किया जाता है। ये ट्रैक 1.5 इवेंट है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट और उसके साथ में नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो साथ में आके इसमें काम करते हैं, मिलते हैं, आइडिया शेयर करते हैं और डेलिब्रेट करते हैं थॉट्स को अपने को। नेक्स्ट न्यूज है करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट। अब देखिए यूएस में रिसेशन होने वाला है, तो यूएस अब पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग हो, सप्लाई चेन हो, उसमें हेल्प मिल सके। तो आपका देखिए बहुत सारी कंपनीज हैं वो फोकस करेगी कि इंडिया के साथ में कॉपरेशन बना रहे। और इसीलिए यूएस का जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है, मतलब उनका जो आपका यूएस फेड की तरह एक काम करता है वहाँ पे ट्रेजरी डिपार्टमेंट, ठीक है, तो उसने रिमूव कर दिया है इंडिया को इसके करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से। करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट मतलब ये है कि वो कंट्री
वर्ल्ड में पूरा उसकी करेंसी डॉलर जो है डोमिनेट करती है। तो वो उन करेंसीज को ट्रैक करती है जो करेंसी मैनिपुलेशन करती हैं। और करेंसी मैनिपुलेशन मतलब ये है कि अपनी वैल्यू डॉलर है, एक डॉलर का वैल्यू मतलब 70 रुपये था लास्ट ईयर, उसको हम यदि 82 किया, ठीक है, तो ये हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन किया। लेकिन यदि ये 82 की जगह 70 की जगह 82 से बजाय ये यदि ये 60 रह जाता तो इसको बोलते डिवैल्यूएशन। ठीक है, डिवैल्यूएशन होता है, तो इससे हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, तो जैसे चाइना करता है। तो ऐसे हम भी कुछ कोशिश यदि करते हैं तो इसे ट्रैक करने के लिए यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है वो उसको ट्रैक करता है। ठीक है, इस चीज की जो लिस्ट है उससे इंडिया को अभी बाहर निकाला है करेंटी, उसका लिस्ट का नाम है करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया उन्होंने डिसाइड किया। अब कुछ क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मतलब ये है कि उनको पता किस चीज़ से चलेगा कि ये कंट्री अपनी करेंसी को आपका डिवेल्युएट कर रही है या रिवेल्युएट कर रही है। तो उसका होगा कि एक तो बायलेटरल ट्रेड यदि सरप्लस है तो यूएस को उससे लॉस होना है, ट्रेड सरप्लस यदि किसी कंट्री से उसका उस खुद यूएस का ट्रेड लॉस हो रहा हो, आपका डेफिसिट हो रहा हो, और इंडिया का यदि उससे ट्रेड सरप्लस है तो उस चीज़ को नोट करती है। इसके साथ में मटेरियल करंट अकाउंट सरप्लस है, और आपका वन साइडेड इंटरवेंशन है कंट्री का, जब आपका नेट परचेज जो है फॉरेन करेंसी का वो कंडक्ट किया जाता है। तो ऐसी तीनों चीज़ों को देख के उस करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट को तैयार करता है यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट, और वहाँ से उस लिस्ट में से इंडिया को निकाल दिया गया। ये देखिए, ये सब कुछ नहीं है, ये सब फालतू की बकवास है। डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं वो कभी नहीं चाहती कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो उनके बराबर में आके खड़ी हो। ठीक है, क्योंकि ये एक ईगो चैलेंज की तरह आप देख सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज का। ठीक है, तो वो नए नए मैकेनिज्म, नए नए आप कह सकते हैं कि तरीके ढूंढती है कि किसी न किसी तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज को अपने से पीछे ही रखा जाए, उनको अपने बराबर की सीट पे आके नहीं बैठने दिया जाए। तो काफ़ी सारी चीज़ें ये लिस्ट निकालती है, इंडेक्स निकालती है, रिपोर्ट्स निकालती है। अब जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स था, ठीक है, अब हम अफगानिस्तान जैसी कंट्री को यहाँ से फूड ग्रेन प्रोवाइड कर रहे हैं। अदर कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज की छोड़ो, आप डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी, वहाँ पे हम उनको वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे थे। डेवलप्ड कंट्रीज को भी हमने काफ़ी वैक्सीन प्रोवाइड करी। इटली जैसी कंट्रीज थी उनको हमने काफ़ी असिस्टेंस प्रोवाइड किया। ठीक है, और उसके बाद में भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा जो रैंक है वो घट गया। ठीक है, तो उसके पैरामीटर पे चैलेंजेस काफ़ी आए थे। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें डोमिनेंस रहता है, और वो वहाँ पे अपना कुछ इंडिकेटर जो होते हैं अपने बेस्ड, अपनी आइडियोलॉजी के बेस पे उनको इंक्लूड करवा देते हैं, और जिससे डेवलपिंग कंट्रीज़ का रिकॉर्ड जो है, ट्रैक जो है, ख़राब रहता है। तो आप ये चीज़ें इंटरनेशनल रिलेशंस में आप देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और आप ये चीज़, टॉपिक खत्म हुआ अपना। नवंबर मंथ की ये मैगजीन का आईआर का सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब आगे हम डिस्कस करेंगे, पॉलिटी डिस्कस करेंगे। तो कल सुबह जब हम वीडियो डालेंगे वो अपना पॉलिटी सेक्शन का होगा। उसके बाद में एक साथ में शायद इवनिंग में हम पैरेलल में एक वीडियो और डालेंगे। डेली का 2 वीडियो हो जाएगा, एक पॉलिटी सेक्शन का, ताकि पॉलिटी के बाद में हम हिस्ट्री और कुछ ऐसी चीज़ें उसमें साथ में लें, जबकि दूसरे में आपका इकोनॉमिक्स, आईआर, सिक्योरिटी और ऐसी चीज़ें जो है वो चलती रहे। तो अभी आईआर हो गया आपका, तो उसमें इन्वायरमेंट चलेगा, इकोनॉमी चलेगा, ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और कमेंट करें आपको यदि इसमें कोई डाउट है तो, और यदि कोई गलती हुई है तो उसे आप मुझे बताएं, नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार लिया जाएगा। धन्यवाद।